बच्चों, तो आज का चैप्टर है 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 के लिए बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, स्टार्ट करते हैं। के नाम से ही पता चलता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट, यानी वो जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है, लाइफ का स्ट्रक्चर और लाइफ के सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं से स्टार्ट होते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम पैराग्राफ वाइज करेंगे, एक एक पैराग्राफ को अच्छे से समझेंगे। चलिए पहले पैराग्राफ देखते हैं क्या है फर्स्ट पैराग्राफ में। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा यस। While examining a thin slice of pork, Robert Hooke saw that pork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cells. Cell is a Latin word for a little. ओके, तो इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि रॉबर्ट हुक जब एक कॉर्क को एग्जामिन कर रहे थे अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, तो बाय चांस उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कॉर्क है उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, और इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उन्होंने एक नाम दिया सेल। सेल का मतलब लैटिन जो लैंग्वेज है उसमें होता है लिटिल वन, ठीक है। और ये 1665 की बात है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ में पहले मार्क कर लेते हैं, इससे कि आसानी होगी आप लोगों को भी। ओके, दिस में सीम to be a very small and insignificant incident, but it is a very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cells to describe these units is being used till this day in biology. Let us find out about cells. Okay. तो उस समय पे ये एक बहुत छोटी सी बात थी, एक बहुत छोटी सी इंसिडेंट इसे माना जा रहा था, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है साइंस हिस्ट्री में, क्योंकि पहली बार किसी ने ये डिस्कवर किया था कि जो लिविंग थिंग्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ सेपरेट यूनिट्स। इससे पहले ऐसा माना जाता था कि एक ही यूनिट, और वो जो वर्ड सेल जो उन्होंने नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने 1565 में, वो आज तक एज इट इज हम उसे यूज कर रहे हैं। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल्स। चलो सेल्स के बारे में और जानते हैं। ओके, ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ये लिखा हुआ है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलके बने। सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो वो तो हमें पता चल ही गया कि सेल से बने हुए हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी दे रखी है, पहले इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो इस एक्टिविटी में देखो क्या लिखा हुआ है, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम अ अनियन बल्ब, यानी प्याज से एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स
फोर्सेप्स मतलब एक कैंची जैसी एक डिवाइस होती है जो हम यूज करते हैं बायोलॉजी लैब में, डॉक्टर्स भी यूज करते हैं. वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस, और उससे हमें उसकी जो एपिडर्मिस है यानी कि सबसे बाहरी जो लेयर है उसको निकालना. फ्रॉम द कॉनकेव साइड यानी अंदर की तरफ से ऑफ द अनियन, यानी व्हाइटिश जो है वो जो पर्पल कलर में है वो नहीं. दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास, और इसको हमें इमीडिएटली वॉच ग्लास पे रखना है कंटेनिंग वाटर, इसमें थोड़ा सा पानी होना चाहिए. ओके, दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई. तो इसके दो फायदे होंगे कि हमारी जो पील है वो फोल्ड नहीं होगी और ड्राई भी नहीं होगी. व्हाट डू वी डू विद दिस पील? अब हमें क्या करना है इस पील? देखिए, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, put a drop of water on it and transfer a small piece of the peel from the watch glass to the slide. अब वॉच ग्लास से हमने स्लाइड पे ले लेना है एक छोटा सा. मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड. एकदम फ्लैट होना चाहिए, ये ध्यान रखना. अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील. हालांकि इस काम के लिए आपको एक थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश की जरूरत होगी. नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफरन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर. पहले आप एक ड्रॉप डालेंगे सैफरन सॉल्यूशन की, और उसके बाद फिर से कवर स्लिप रखेंगे इसके ऊपर. टेक केयर. टेक केयर क्या? टेक केयर थोड़ा सा आगे बताते हैं. टेक केयर, यस, yes, take care. Avoid air bubbles while putting the cover slip with the help of a mounting needle. अच्छा, इस चीज का ख्याल रखना है कि जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें किसी तरीके के एयर बबल्स ना आए. ठीक है, और इसमें आप माउंटिंग निडल की हेल्प ले सकते हैं. माउंटिंग निडल मतलब एक तरीके की निडल ही होती है, बस ये है कि पीछे उसमें पकड़ने के लिए अच्छा खासा स्पेस होता है. आस्क योर टीचर फॉर हेल्प. आप टीचर की हेल्प ले सकते हैं इस काम के लिए. We have prepared a temporary mount of onion, और हमने अब माउंटेन टेम्परेरी माउंट बना ली है ऑनियन पे, यानी कि अब हम इसे माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. We can observe this slide under low power followed by high power of a compound microscope. अब हमने क्या करना है, पहले लो पावर में इसे देखना है लो पावर माइक्रोस्कोप में, और फिर इसे हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखें. ठीक है, माइक्रोस्कोप के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को, जिनको नहीं पता वो देख लो. इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम बायो की लैब में यूज करते हैं, या फिर जनरल लेबोरेटरीज जो होती है वहां पे यूज करते हैं. और इससे हम बहुत माइक्रोस्कोपिक चीजें देख सकते हैं, यानी कि जो बहुत बहुत छोटी हैं, जो नेकेड आई से हमें नजर नहीं आती, वो हम देख सकते हैं. अगर डिटेल स्टडी चाहिए इसके बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे एक छोटा सा पैराग्राफ है, पढ़ लेते हैं. देखो, व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस? Can we draw the structures that we are able to see through the microscope on an observation sheet? Does it look like figure 5.2? तो अब क्या करना है, अब तो ये तो क्वेश्चन ही है ना. ये व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया जब हमने लेंस के थ्रू देखा, और जो हमने देखा क्या हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं पेपर शीट पे, और क्या जो हमारी ड्राइंग है वो ये जो फिगर दे रखी है 5.2 इसके साथ रिजेंबल करती है, मैच करती है. तो आपका आंसर होना चाहिए यस, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा आपको. आपको न्यूक्लियस नजर आएंगे, आपको सेल्स नजर आएंगे, और ज्यादा डिटेल आपको नहीं मिल पाएगी इस पॉइंट. ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं.
ओके, तो नेक्स्ट पेज पे एक छोटा सा पैराग्राफ है, पहले छोटा सा पैराग्राफ पढ़ता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। We can try preparing temporary mounds of peels of onion of different sizes. ठीक है, अलग अलग साइज की जो अनियंस हैं उनके साथ हम ये टेम्परेरी माउंट्स ऑफ पील बना सकते हैं। एंड व्हाट डू वी ऑब्जर्व, और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर? क्या हमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं? तो आप अपने अपने आंसर दे सकते हो, और सही आंसर ये है कि हमें सेम साइज के स्ट्रक्चर ही नजर आएंगे, यानी कि जो अनियन का सेल है वो इररिस्पेक्टिव टू अनियन साइज वो सेम ही। अब बड़ी अनियन से लेंगे तो भी वो उतना ही आएगा, छोटी अनियन से लेंगे तो भी वो उतना ही आएगा। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, तो ये स्ट्रक्चर्स क्या है? जो स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं वो क्या है बताइए आपको? वो सेल्स हैं। ओके, so these structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion. तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे के सिमिलर हैं और ये मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे कि ऑनियन बल्ब। We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under a microscope. और हम ये भी जान पाते हैं कि अलग अलग साइज की अनियन भी हमें सेम टाइप के स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिखाती है माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं। The cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they come from. यानी कि जो सारे के सारे सेल हैं वो एक जैसे ही नजर आएंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो हमने छोटी वाली प्याज से लिए हैं या बड़ी वाली प्याज से लिए, मतलब छोटे साइज की प्याज से या बड़े साइज की प्याज से। ओके, आगे देखते हैं। आगे एक और छोटा सा पैराग्राफ है, देखते क्या लिखा है। These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. These structures are called cells. Not only onions, but all organisms that we observe around are made up of cells. However, there are also single cells that live on their own. यानी कि ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स अनियन बल्ब की, और इनको हम कहते हैं सेल। न केवल अनियन बल्कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आप अपने आसपास देखते हैं वो सारे इन्हीं सेल से बने हैं, और कुछ सेल ऐसे भी हैं जो अकेले ही सरवाइव कर सकते हैं, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, आगे बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, मोर टू नो। आपको नजर आ रहा होगा ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है, तो नीड नॉट टू पुट इट इनटू अ रेक्टेंगल। आप ध्यान से देखो, मैं पढ़ रहा हूँ। Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले पैराग्राफ। He observed the cells in a cork's life with the help of a primitive microscope. ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले पैराग्राफ। Leeuwenhoek Hawk 1674 with the improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time. मतलब जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया वो एक कॉर्क का सेल था और वो एक डेड सेल, बट जो लिविंग सेल की डिस्कवरी है वो 9 साल बाद भी 74 में 1674 में, और उसको किया लीeuwenhoek ने। ओके, और ये डिस्कवरी की उन्होंने पॉन्ड वाटर। It was Robert Brown in 1831
who discovered the nucleus in the cell। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन थोड़ा और आगे गए, उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी सेल के अंदर न्यूक्लियस को खोज लिया। उसके बाद पुरकिंजे इन 1839 coined the term प्रोटोप्लाज्म, उन्होंने एक नई टर्म दी हमें प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस है उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म बोला, एक नई टर्म। उसके बाद द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ was presented by two biologists, Sladen 1838 and Johanna 1839. The cell theory was further explained by Virchow 1855 by suggesting that all cells arise from pre-existing cells. With the discovery of electron microscope in 1840, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various cell organs. Okay? तो ये जो पैराग्राफ है जो अभी हमने डिस्कस किया, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसमें इतना कुछ है आपके लिए कि आप पहले, सबसे पहले आप यही पैराग्राफ कंप्लीट करो। पहला साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, दूसरा लीवेनहॉफ, तीसरा रॉबर्ट ब्राउन, फिर स्लाइडिंग, शवान, बच्चों, इतने सारे तो साइंटिस्ट हैं, इनके सबके नाम, इनके सबकी जो भी इनका कंट्रीब्यूशन है वो, ठीक है, कौन कौन से साल में इन्होंने किया, तो ये सारी याद करने की चीजें, ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले आप इस, ये जो मोर टू नो है, पहले आप इसे बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि इसमें नए नाम हैं और उनकी नई डिस्कवरीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। The invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organism, as in amoeba. तो उसके बाद जब मैग्नीफाइंग लेंसेज आ गए, डिस्कवर हो गए, तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ही डिस्कवर हो गया। यानी जैसे ही मैग्नीफाइंग ग्लासेस का, लेंसेज का इन्वेंशन हुआ, तब हमारे सामने एक नया माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड नजर आया, जो पहले हमें नजर नहीं आता था। और हमें ये भी पता चला कि सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल भी एक ऑर्गेनिज्म की तरीके से सरवाइव कर सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं अमीबा, एक यहाँ पे दिख रहा है, और दो तीन ऊपर भी दे रखे हैं, वो भी कर लेते हैं। पैरामीशियम है, यूग्लिना है, क्लैमिडोमोनास है, तो वो भी सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। चलो देखिए, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, these organisms are called unicellular organisms. Uni, single. On the other hand, many cells group together in a single body and assume different function in it to form various body parts in multicellular organisms. जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं, और बहुत सारे सेल कंबाइन होने के बाद वो इस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। Such as some fungi, plants and animals. Can we find out names of some more unicellular organisms? कुछ ढूंढ सकते हैं ऐसा हम? बिल्कुल, क्यों नहीं ढूंढ सकते? जैसे कि मैंने आपको एक नाम तो पहले ही बता दिया था, ओके, यूग्लिना। यस, तो ऐसे और भी नाम ढूंढे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे पहले ये छोटा सा पैराग्राफ है, ये कंप्लीट करते हैं, फिर एक एक्टिविटी दे रखी है वो पढ़ेंगे।
every multicellular organism has come from a single cell. How? Cell divide to produce cells of their own kind. All cells thus come from pre-existing cells. तो ये एक important information है कि जो multicellular organisms हैं वो भी एक ही सेल से बने, मतलब उनका भी जो origin है वो एक ही सेल से है और वो सेल डिवाइड होते गए और नए नए सेल बनते गए और इस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बन जाते हैं, जैसे हम और आप भी एक सिंगल सेल से ही क्रिएट हुए। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी है, देखिए क्या कहती है एक्टिविटी। We can try preparing temporary amount of leaf peel, tip of roots of onion and even peels of onions of different sizes. तो हम इस तरीके की temporary mounts बना सकते हैं। And after performing the above activity, let us see what the answers of the following questions would be. तो पहले ये एक्टिविटी करनी है, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर समझ देंगे। जैसे do all cells look alike in term of shape and size? नहीं, ऐसा नहीं। Do all cells look alike in structure? No, ऐसा भी नहीं है। Could we find difference among cells from different parts of a plant body? Yes, अलग अलग पार्ट्स में पाए जाने वाले सेल्स अलग अलग होते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनके फंक्शंस अलग है। What similarities could we have? तो सिमिलरिटीज तो यही है कि जो बेसिक सेल कंपोनेंट्स हैं, यानी सेल के अंदर जो सेल कंपोनेंट्स हैं वो सिमिलर है। तो सेल कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर जो सेल कंपोनेंट्स हैं वो सिमिलर है, तो ये एक सिमिलरिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? वेरी गुड। तो कुछ लर्न करने वाली चीजें हैं, देखिए। Some organisms can also have cells of different kinds. Look at the following picture. It depicts some cells from the human body. तो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक से ज्यादा टाइप के सेल्स हो सकते हैं। अब जैसे नीचे जो पिक्चर दे रखी है उसमें अलग अलग टाइप के सेल बताए गए हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं। स्मूथ मसल सेल्स यानी हमारे मसल्स इससे बने, ब्लड सेल्स जो हमारा ब्लड है वो इससे बना हुआ है, नर्व सेल जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो इससे बना हुआ है, ओव्यूम अ टाइप ऑफ सेल, स्पर्म अ टाइप ऑफ सेल, बोन सेल बोन इससे बनी हुई है, फैट सेल जितना भी बॉडी फैट है वो इससे बना हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग सेल्स हमारी बॉडी में हैं। तो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग इन प्रीवियस पैराग्राफ कि सारे के सारे सेल एक जैसे नहीं होते। ओके, आगे देखते हैं। ओके, तो आगे एक पैराग्राफ है, पढ़ते हैं। The shape and size of cells are related to specific functions they perform. तो जो शेप है या साइज है सेल का are related to the specific function they perform. ठीक है, कि कहने का मतलब ये है कि कोई सेल कौन से फंक्शन परफॉर्म करने वाला है इसी पे निर्भर करता है उसका साइज और उसकी शेप। Some cells like amoeba have changing shape. कुछ सेल्स जैसे अमीबा है उनकी शेप चेंज हो सकती है, हैव चेंजिंग शेप। हमारी बॉडी के अंदर भी एक सेल होता है अमीबा जैसा जो अपनी शेप को चेंज कर सकता है और उसको हम बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. अच्छा, जबकि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे जो सेल की शेप है वो ज्यादा या कम फिक्स हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का फंक्शन उन्होंने परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स हैव अ टिपिकल शेप। जो नर्व सेल है उसकी काफी टिपिकल शेप है। तो नर्व सेल का अपना एक स्पेसिफिक नेम है जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन।
आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। चलिए अब एक थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है, पहले ये कर लेते हैं। ओके, तो इस पैराग्राफ में हमें क्या दे रखा है, देखिए इस पैराग्राफ में हमें दे रखा है कि each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms। तो जितने भी लिविंग सेल हैं उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, और ये उनकी लिविंग फॉर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी ये बताती हैं कि वो लिविंग। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन, कैसे करता है? We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings। हमें पता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हर काम के लिए अलग तरीके का ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि ह्यूमंस। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब हुआ कि अलग अलग बॉडी पार्ट जो हैं ह्यूमन बॉडी के, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट टू पंप ब्लड, हमारे पास हार्ट है जो ब्लड पंप करने का काम आता है। A stomach to digest food, एक स्टमक है जो फूड डाइजेस्ट करने का काम आता है, एंड सो ऑन, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। Similarly, division of labor is also seen within a single cell। तो जो सिंगल सेल है उनके अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर देखी जा सकती है। In fact, each such cell has got certain specific components within it known as cell organs। तो सभी सेल के अंदर ऐसे स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं तो ये अलग अलग मतलब डिवीजन ऑफ लेबर के काम आते हैं, और उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, है ना, क्लीनिंग अप वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। द सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। तो इन्हीं ऑर्गेनल्स की वजह से सेल जी पाता है और बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। These organelles together constitute the basic unit called the cell। और यही ऑर्गेनल्स जब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तब जाके बनता है सेल, जिसे हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। It is interesting that all cells are found to have the same organelles। सबसे बड़ी बात यह है कि सेल की शेप अलग हो सकती है, साइज अलग हो सकता है, उसका फंक्शन अलग हो सकता है, लेकिन जो बेसिक ऑर्गेनल्स हैं they are same, and this is really interesting। No matter what their function is or what organism they are found in। तो मैटर ये नहीं करता कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स है और वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम ये रखते हैं क्योंकि काफी लंबी हो रही है वीडियो, और आप पहले इसको अच्छे से समझो, 2-3 बार 4 बार देखो इसे, तो आपको चीजें क्लियर होंगी। और उसके बाद ये 2 क्वेश्चन भी दे रखे हैं, इनके आंसर भी फाइंड करने की कोशिश करो। मिल जाते हैं अच्छी बात है, नहीं मिलते तो मुझे बताओ, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।